गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SCUM 2024 मतलब सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी सब्जेक्ट 2024 जो DGMS की एग्ज़ाम दिसंबर में हमें हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं जो कि मेमोरी बेस्ड है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अपने एग्जामिनेशन जो जून महीने में होने वाली है उसके एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके, पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सके। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द स्पेस बिटवीन सच डिटेचिंग हुक, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। द स्पेस बिटवीन सच डिटेचिंग हुक मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग इट टू द रोप साइकिल। कहने का मतलब कि एक स्पेस पूछ रहा है, स्पेस बता रहा है जो कि डिटेचिंग हुक और जो कि डिटेचिंग हुक का मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग द इट टू रोप सर्कल। डिटेचिंग हुक में एक होल होती है जिसमें कि रोप साइकिल को फंसाया जाता है। एंड द डिटेचिंग बेल और प्लेट व्हेन द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इज एट इट्स नॉर्मल पोजिशन एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट। जब शाफ्ट के टॉप पर नॉर्मल पोजीशन में केज या अन्य मीन्स ऑफ कन्वीनियंस होता है तो जो बेल प्लेट होती है और या जो डिटेचिंग बेल भी जिसको बोलते हैं उससे सेफ्टी हुक जिसको डिटेचिंग हुक भी कहते हैं उसके जो रोप सकल होती है उसके बीच की दूरी पूछ रही है। shall be not less than dash dash meters where a geared engine is used। जब गियर्ड इंजन यूज किया जाता है तो वो कितना से कम नहीं होगी। और अगर नॉट लेस देन डैश डैश मीटर व्हेन ए डायरेक्ट एक्टिंग इंजन इज यूज्ड, तो डायरेक्ट इंजन यूज करते हैं तो उससे अधिक उससे कम नहीं होगी, उससे अधिक ही रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 3.6 मीटर 1.8 मीटर, बी दिया 1.8 मीटर 3.6 मीटर, सी दिया 1.2 मीटर 3.6 मीटर, डी दिया 3.6 मीटर 1.2 मीटर। तो इसके रेफरेंस में आप देख रहे हैं 81 का 8 मैन वाइंडिंग जो आप देखते हैं उसमें मैं उसको 81 का 8 रेगुलेशन को तो करूंगा ही शेयर। और उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी आंसर क्या होगी। जैसे यहाँ पर आपको दी गई है कि गियर्ड इंजन के लिए बी ऑप्शन को टिक लगाना है, बी ऑप्शन को टिक लगाएंगे। गियर्ड इंजन के लिए 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और जो डायरेक्ट इंजन होती है उसके लिए 3.6 मीटर से कम नहीं होता। बी आंसर को टिक तो लगाएंगे लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों के दिमाग में ये बस नहीं पाती कि आखिर डायरेक्ट इंजन और जो गियर्ड इंजन होती है उसका किस तरीके से ये बता रहा है किससे किसकी दूरी को पूछ रहा है। तो जब आप सॉफ्ट टॉप की बात करते हैं तो सॉफ्ट टॉप ये मान लीजिए कि है, सॉफ्ट का टॉप है, सॉफ्ट ये है आपकी जिसमें डोली या केज जो है नीचे आने जाने का काम करती है। तो ये क्या हो गई, सॉफ्ट टॉप हो गई। और इस सॉफ्ट टॉप के पास कौन रहती है तो यहां पर टिकती है कौन, डोली टिकती है, जिसको मैं अगर बनाना चाहूं तो ये जो है डोली यहां पर टिकती है। किसके ऊपर टिकती है तो कैप्स के ऊपर टिकती है, जिसको कौन ऑपरेट करता है तो बैंक्समैन ऑपरेट करता है। यहां पर कैप्स रहती है और ये कैप्स के ऊपर जो है ये टिकता है, तो ये कैप्स के ऊपर टिकता है। इसकी स्ट्रक्चर अपने को बाद में देखेंगे मशीनरी वाली क्लासेस में। अभी ये जो डोली आप देख रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं क्या चीज, केज। इस केज से ये एक ट्रेंगुलर प्लेट होती है जिससे जुड़ा हुआ रहता है। ट्रेंगुलर प्लेट किससे जुड़ा, ट्रेंगुलर प्लेट और केज के बीच में क्या किस चीज से जुड़ी होती है तो केज चेन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से ये केज चेन से ये जुड़ी हुई रहती है। और ये केज चेन जो कि तीन एक तरफ होते हैं, तीन दो है दूसरी तरफ होते हैं, तो ये जो है केज चेन हो गई। ये ट्रेंगुलर प्लेट हो गया, ये कहलाएगी केज चेन कहलाएगी। और जो ये है ट्रेंगुलर प्लेट, ट्रेंगुलर प्लेट कहलाती है, ट्रेंगुलर प्लेट कहलाती है। इस ट्रेंगुलर प्लेट से फिर जो है बुल चेन बोलते हैं जो जुड़ी हुई रहती है। और इस बुल चेन से जो है पिन लगी होती है और इस पिन से क्या लगा रहता है, सेफ्टी हुक लगा हुआ रहता है जिसको डिटेचिंग
हुक भी बोलते हैं। तो सेफ्टी हुक की अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से रहती है। तो ये हो गया क्या चीज, डिटेचिंग हुक, जिसको हम लोग सेंटर में रोप सेकल को फंसाने के लिए, ये क्या है, होल होल फॉर रोप सेकल, वो जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है रोप सेकल, और ये कहलाती है क्या चीज, सेफ्टी हुक कहलाती है, सेफ्टी हुक कहलाती है। इसी को आप डिटेचिंग हुक कहते हो। अब ये जो सेफ्टी हुक रहती है, जिसका कंस्ट्रक्शन हम लोग मशीनरी की क्लास में देखेंगे, इसके साथ जो है एक लिंक रहती है, और फिर बुल चेन हो सकते हैं, और उससे जो है फिर कनेक्टेड क्या रहती है, लिंक के साथ रोप केपल अटैच रहती है, रोप केपल अटैच रहती है। तो ये जो है रोप केपल कहलाता है, जो कि जिसमें रोप फंसी हुई रहती है। तो ये रोप केपल हो गया, और जिसमें जो है रोप अंदर गई रहती है, और ये रोप जो है चली जाती है कहां पर, तो ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दी हुई है 93063015 इसको मिटा देता हूं, जो मिश्रा सर यूट्यूब चैनल का है। तो ये जो है आपको यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है वाइंडिंग रोप है, ये क्या है, वाइंडिंग रोप है, वाइंडिंग रोप है। अब यहां पर जो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये जो लटकी होती है कहां जाती है, हेड गियर पुली के पास जाती है। ये रोप जो है हेड गियर पुली के पास चली जाती है, जो कि हेड गियर पुली बनाऊं तो यहां पर जो है ये हेड गियर पुली इस तरीके से इस रस्से के सहारे आती है। तो इसको मैं ये कर देता हूं ताकि आप ये समझ जाए कि ये लंबी है। ये हो गया हेड गियर पुली, हेड गियर पुली, और यहां से ये जो है चली जाती है कहां, इंजन घर में। ये रस्सा जो है इंजन घर में चली जाती है, वाइंडिंग इंजन घर में, वाइंडिंग इंजन घर में जो है चली जाती है ड्रम में, वाइंडिंग इंजन ड्रम या वाइंडिंग इंजन हाउस बोलते हैं। वाइंडिंग इंजन हाउस शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, और ये वाइंडिंग इंजन ड्रम है। यहां पर ये पूरी स्ट्रक्चर को, जो हेड गियर पुली है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या एक स्टेबल करते हैं, तो यहां पर हम लोग देते हैं क्या चीज, ये जो रहती है जिसको हेड गियर बोला जाता है, हेड गियर बोला जाता है। इधर से भी रहती है और इधर से भी रहती है, तो ये जो है हेड गियर रहती है। और इस हेड गियर में ही यहां पर क्या रहती है, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है, जिसको मैं ये अगर इसकी मेंशन करूं, जो कि होल फॉर रोप सेकल बनी हुई है। तो होल फॉर रोप सेकल का मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लिया, तो यहां से, और ये जो प्लेट होती है, कैसी प्लेट होती है, ये वाली प्लेट, ये जो है जिसमें कि ये होल बनी होती है, तो ये प्लेट होती है। इस प्लेट को अगर मैं दिखाऊं तो जिसमें से रोप केबल पार हो जाता है, पार हो जाएगा, लेकिन ये चाहेगी सेफ्टी हुक पार होना, तो इसके जो फिन होते हैं, ये फिन इस एज से टकरा जाते हैं, और इसको, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिटेचिंग प्लेट कह रहे हैं, डिटेचिंग, TSCHING, डिटेचिंग प्लेट। तो इस डिटेचिंग प्लेट का जब प्लान देखेंगे तो प्लान कैसा होगी, प्लान एक स्क्वायर पैटर्न में रहती है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, और इसमें जो है होल होती है, और इसी होल से अपना रोप और रोप कैपल दोनों निकल जाता है जब ओवर वाइंडिंग होती है तो। लेकिन सेफ्टी हुक का फिन जो है इस होल के कॉर्नर से टकराता है, और इसकी जो असेंबली है केज के साथ, केज चेन और रोप का जो ये सेफ्टी हुक है, ये इसके ऊपर डिटेचिंग प्लेट के ऊपर टंग जाती है। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी की बात की जाए, मैं डिटेचिंग प्लेट को अगर जो यहाँ लिखा हूं इसको अगर मिटा दूं, तो ये जो है जिसको हम लोग ये कहें कि ये जो सेफ्टी हुक का जो सेंटर था, और ये जो डिटेचिंग प्लेट का जो ये जो साइज है, ये इन दोनों के बीच की जो नॉट लेस देन, यहाँ पर नॉट लेस देन अगर कर दिया जाए, तो ये जो है 3.6 मीटर किसके लिए, डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट के लिए। और ये जो है आपका जिसको कहा गया है गियर्ड के लिए, गियर्ड इंजन के लिए नॉट लेस देन 1.8 मीटर
गियर के लिए, गियर्ड इंजन के लिए। तो ये डायरेक्ट इंजन के लिए इससे कम नहीं होगी, और 1.8 मीटर गियर इंजन से उसके लिए कम नहीं होगी। किससे किसके? सेफ्टी हुक के रोप सेकल वाली होल से लेकर डिटेचिंग प्लेट के बीच की दूरी ये 3.6 मीटर, और डायरेक्ट इंजन के लिए बोला जाता है 3.6 मीटर से कम नहीं होगी, और गियर्ड इंजन के लिए बोला गया है 1.8 मीटर से कम नहीं होगी। तो इस तरह से आप जो रेगुलेशन 81 जिसको मैन वाइंडिंग कहते हैं, उसका 8 नंबर से रेगुलेशन में जो ये बात लिखी हुई है, उसको आप रेगुलेशन में जाकर के इस पिक्चर के साथ जो मैं अभी ड्रॉ किया बोर्ड में, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप समझ गए क्या चीज, कि जो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड कोल में 2024 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, और एक कई बार पूछी गई है, और इस बार के एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछी जाएगी, तो आप तैयार रहिएगा। समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर जो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी के जो ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मैं 1 नंबर से अगर स्टार्ट करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर SCUM 2024 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? For appointment as a winding engine man, in which of the following condition not required engine driver certificate? मतलब अपॉइंटमेंट करनी है वाइंडिंग इंजन मैन की, तो इनमें से कौन सी कंडीशन इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं है? ए नंबर कह रहा है ड्राइवर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अप टू 30 HP। बी कह रहा है ए स्टीम आर कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन विच हैज सिलेंडर नॉट ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ ए पर्सन। सी कह रहा है वेयर स्पेशल डिफिकल्टीज एग्जिस्ट एंड नॉट रिजनेबली प्रैक्टिकेबल एन ऑर्डर इन राइटिंग बाई चीफ इंस्पेक्टर। डी कह रहा है इन एन इमरजेंसी any other competent persons may be permitted to operate the winding engine। ये कह रहा है all of the above। तो जैसे ही आप वाइंडिंग इंजन की इंस्टॉलेशन की बात की जाती है, तो दिमाग में घूम जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए रेगुलेशन 76। तो रेगुलेशन 76 जिसको हम लोग वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन कहते हैं, तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है। मैं अगर यहाँ पे शेयर कर दूं तो आपको जो है ये दिखाई दे जाएगी क्या चीज़, जो 76 का जो रेगुलेशन है, जैसे यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रही है क्या चीज़ 61। मैं अगर इसको स्लाइड शो के तहत पहले ले आता हूँ 71, तो 71 ले आकर के आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने ये जो स्क्रॉल हो रही है, मैं पहुँच जाता हूँ कहाँ पर 71 पर, जो वाइंडिंग इंजन के इंस्टॉलेशन की बात कही गई है। तो ये 80 हो गई है, तो अपने को 71 में जाना है। तो ये 77 तो 77 जो हम लोग की रेगुलेशन अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, तो 76 की। तो 76 पर जो है अपने को जाना है, 76 के 1 2 3 पर। तो 76 का 1 2 3 मैं ये शेयर कर दिया। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 76 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन, अपॉइंटमेंट ऑफ नो पर्सन सेल बी, मैं और स्लाइड शो के तहत इसको 150% कर देता हूं ताकि और इसकी विजिबिलिटी आपको प्रॉपर हो सके। तो ये मैं कर दिया हूं, थोड़ा सा लेफ्ट घुमा देता हूं, तो ये जो है आपको और अच्छे से दिखाई देने लगेगी। तो आप मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कर सकते हैं, जिसमें कि 76 नंबर रेगुलेशन क्या कहा है, appointment of winding engine man, no person shall be appointed as a winding engine man unless he hold an engine driver certificate। तो कोई भी व्यक्ति को आप वाइंडिंग इंजन मैन के रूप में अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक कि वो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्ड नहीं किया है। तो अनलेस का मतलब यहां समझ गए, जब तक वो होल्ड नहीं किया। प्रोवाइडेड दैट, अब यहां पे बताई जा रही है बशर्ते कि दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द ड्राइवर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अप टू द 30 HP। तो जब अगर बिजली से आप चला रहे हैं और वो बिजली से चलने वाली जो इंजन है वो 30 HP से अगर अधिक नहीं है, या स्टीम या कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन विच इज सिलेंडर नॉट एक्सीडिंग 18 सेंटीमीटर डायमीटर, अगर आप स्टीम या कंप्रेस्ड एयर से चला रहे हैं तो उसका सिलेंडर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, तो हैंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन, और जिसका इंजन का उपयोग मैन के पर्सन के लोअरिंग रेजिंग के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको नॉट अप्लाई होती है, मतलब इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत DGMS द्वारा जो दी जाती है जरूरत नहीं है। तो ये
1 नंबर से आपसे पूछी गई है। 1 नंबर को हम लोग जो है इस ऑप्शन में देख रहे थे, फिर से मैं शेयर करता हूं उस प्रश्न को। तो देखिए मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूं, और इसमें जब आप देखेंगे तो ये जो ड्राइवर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अप टू 30 HP ये आपको दी हुई थी उसमें, उसके लिए जरूरी नहीं है 30 HP तक का बिजली से चलने वाली जो वाइंडिंग इंजन, उसके लिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। स्टीम या कंप्रेस्ड एयर से जो चलती है उसका जो सिलेंडर होता है उसका 18 सेंटीमीटर से अधिक अगर नहीं है डायमीटर, तो उस केस में फिर आपको जरूरत नहीं है इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाला ड्राइवर खोजना। आप वैसे अपॉइंट कर सकते हैं वाइंडिंग इंजन को। और नॉट यूज्ड फॉर रेजिंग और लोअरिंग अ पर्सन, जिसमें व्यक्ति को लोअर और रेजिंग करने की जरूरत नहीं रहती, तो वहां पर आप वाइंडिंग इंजन मैन को बिना सर्टिफिकेट वाले को आप अपॉइंट कर सकते हैं। सी नंबर कह रहा है वेयर स्पेशल डिफिकल्टीज एग्जिस्ट, जो कि आपके उस सब रेगुलेशन में दी हुई थी, अगले सब रेगुलेशन में। तो एग्जिस्ट नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकल एंड ऑर्डर इन राइटिंग बाय द चीफ इंस्पेक्टर, तो जो प्रैक्टिकली वो नहीं संभव हो पाता, तो जिसमें सीआई के रिटन आदेश पर आप जो है वाइंडिंग इंजन के सर्टिफिकेट बिना वाले पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं। इन एन इमरजेंसी एनी अदर कंपिटेंट पर्सन में बी परमिटेड टू ऑपरेट द वाइंडिंग इंजन, तो यहाँ पर इमरजेंसी में किसी भी वाइंडिंग इंजन मैन को आप अपॉइंट कर सकते हैं, इमरजेंसी में आग लगने या बाढ़ आने पर लोगों को निकालने के लिए, तो ये आप जो है इमरजेंसी में आप उपयोग कर सकते। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर आप ई नंबर को टिक लगाएंगे। गुड, चलिए आते हैं दूसरा नंबर के। इन केस ऑफ शिफ्टिंग द मैन वाइंडिंग इंजन, मैन वाइंडिंग का जब आप शिफ्टिंग करते हैं, द ऑनर एजेंट मैनेजर गिव द नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर बिफोर नॉट लेस देन डैश डैश डेज बिफोर, तो कितना दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को ऑनर एजेंट मैनेजर जो है नया वाइंडिंग इंजन स्थापित करनी रहती है या शिफ्ट करना रहता है, एक इंजन को अपने माइंस के एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर शिफ्ट करनी रहती है, या एक माइन से दूसरे माइन में शिफ्ट करनी रहती है, तो कितना दिन पहले नोटिस दे। तो ये जो है रेगुलेशन 77 में न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन में सब रेगुलेशन 1 और 2 का आप देखेंगे तो उसमें 60 दिन लिखा हुआ है, तो आप ये 2 का जो 60 दिन है वो सी को आप टिक लगाइएगा। अब रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाइंडिंग इंजन मैन है जो कि कंपिटेंट पर्सन्स हो सकते होंगे, और ये जो जिनको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है किन किन कंडीशन में, उसको भी हम लोग देख लिए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो द प्रोविजन ऑफ यूज एंड सप्लाई ऑफ हेलमेट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 के कौन से सब रेगुलेशन में ये सब हेलमेट जो माइंस में यूज की जाती है उसका उपयोग और सप्लाई के संबंध में बताया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, CMR 241 बोला है, बी बोला है CMR 241 सी बोला है CMR 241 डी बोला है CMR 242 नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम लोग को 241 रेगुलेशन तो दिमाग में बैठानी ही है कि वहां पर बताया गया है, जैसे ये मिस का जो है हेलमेट में लिखी हुई है क्या, यूज एंड सप्लाई ऑफ हेलमेट, जिसकी CMR 4241 में। तो कहने का मतलब हेलमेट का 241 नंबर के सब रेगुलेशन में तो बताया है, लेकिन कौन से सब रेगुलेशन बताया है, 1 में 2 में सी और डी तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर 1 और 2 में से कौन सी होगी आपको चूज करना होगा। तो इसके लिए जब यूज एंड सप्लाई की बात करते हैं तो 241 का एक ही है। मैं अगर फिर से 241 नंबर रेगुलेशन को शेयर कर दूं तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। ये मैं 241 स्क्रॉल करके तुरंत पहुंच जा रहा हूं और अपन आ रहे हैं कहां पर, 241 पर। जैसे ये 217 पहुंच गए और मैं अगर स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर ये 241 पहुंच गई है, जिसमें यूज एंड सप्लाई ऑफ दी क्या दिया हुआ है, हेलमेट दिया हुआ है। तो ये हम जो है 247 पहुंच गए हैं और ये 41 पहुंच गए। तो चलिए 41 में यहाँ पर देखिए दिख रही है CMR 2017 का रेगुलेशन 241, जिसमें क्या लिखे, मेरे कर्सर के साथ नजर कुमूज के, यूज एंड सप्लाई ऑफ द नो पर्सन शैल गो इनटू और वर्क और टू बी अलाउड टू गो इनटू और वर्क इन ए माइन। कोई भी व्यक्ति न जाएगा न काम करेगा, नहीं जाने दिया जाएगा, अलाउड नहीं किया जाएगा और न काम करने दिया जाएगा, अदर देन द प्रीमिसेस ऑफ द माइन ऑक्यूपाइड बाय। अदर देन मतलब इनको छोड़कर, जो माइन का ये प्रीमिसेस ऑक्यूपाइड, जैसे
कि ऑफिस बिल्डिंग में जा सकता है, कैंटीन में बिना हेलमेट का जा सकता है, क्रीच में जा सकता है, रेस्ट शेल्टर में जा सकता है, फर्स्ट एड रूम में बिना हेलमेट का जा सकता है, एनी अदर बिल्डिंग और सिमिलर टाइप, इसी टाइप का कोई बिल्डिंग में बिना हेलमेट का जा सकता है, अनलेस ही वियर ए हेलमेट ऑफ सच टाइप एज मे बी अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग। तो यहाँ पर जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर उत्पल साहा साहब के या जो आपके जनरल स्पेशल ऑर्डर देते हैं उनके उसके पहले जो दे चुके हैं, चाहे प्रशांत कुमार सरकार साहब हों, चाहे जो है अन्य डीजी जो है साहब जो दे चुके हैं परमिशन, उसके तहत जो हेलमेट की अप्रूवल मिली है उस टाइप के हेलमेट को बिना पहने इनको छोड़कर, इन बिल्डिंग को छोड़कर बाकी में वो नहीं जाएंगे। तो 241 का एक नंबर में बोला गया है। अब यहाँ पर 241 का ही जब 2 की बात करते हैं, थोड़ा 2 नंबर में आप एक कीवर्ड याद रखिए, जिसका कीवर्ड की नंबर क्या है, 3 ईयर। 3 ईयर में क्या कहा गया है उसको कि नॉट एक्सीडिंग, मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा और आप बोल्ड करके रख लीजिए अपने रेगुलेशन में, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, मतलब हेलमेट जो होगी फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी और वो 3 साल पर उनको ऑनर जजमेंट को फिर से उसको देनी पड़ती है। तो 240 में फुट वियर के बारे में बात किया गया है, 241 में हेलमेट के बारे में बोला गया है। चला जाए, यहाँ पर हम लोग आंसर ए को टिक लगा चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ए शिफ्ट, जब शिफ्ट शुरुआत होती है, एनी ऑफिसर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन हैज नॉट गॉट हिज अटेंडेंस रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सब रेगुलेशन 4 ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट, the attendance clerk concerned shall within 2 hours after the commencement of the shift report the fact in writing or go to the manager or assistant manager or other official in charge of the shift। कहने का मतलब कि यदि शिफ्ट का शुरुआती के बाद कोई ऑफिसर या कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि अटेंडेंस अपना रिकॉर्ड अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं किए हैं, जो रजिस्टर माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 48 के सब सेक्शन 4 में दी गई रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड नहीं किए हैं, द अटेंडेंस क्लर्क, तब उस केस में जो अटेंडेंस क्लर्क होते हैं कंसर्न जो संबंधित होते हैं विद इन 2 और 2 घंटे के अंदर, ये भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि कितने घंटे के अंदर मैनेजर और असिस्टेंट या तो असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करनी रहती है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द शिफ्ट रिपोर्ट द फैक्ट इन राइटिंग, उसके सच्चाई को, सही रिपोर्ट को लिखित में या तो मैनेजर को या तो असिस्टेंट मैनेजर को या तो अन्य शिफ्ट के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उनको रिपोर्ट करनी रहती है। तो ये द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जो कि 53 जो रेगुलेशन में बताई गई है किसका, अटेंडेंस क्लर्क का, तो उसमें बताई गई। तो यहाँ तो पूछ रहा है द एबव प्रोविजन गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 एंड और DGMS सर्कुलर, तो 61 का 5 में, 61 का 4 में, 61 का 1 में। तो यहाँ पर जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटेंडेंस क्लर्क की बात की गई है वो 61 में है। तो 61 के तहत कौन से सब रेगुलेशन में इसकी बात की गई है, तो आप देखेंगे तो ये 2 घंटे वाली बात, रिपोर्ट करने वाली बात सब सेक्शन सब रेगुलेशन 5 में की गई है। तो अटेंडेंस क्लर्क का जो सब रेगुलेशन है उसको 5 में की गई। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 में आपको कोई ज़बरदस्ती जाने का कोशिश करता है माइंस के अंदर तो उसको रिपोर्ट करने की बात कही गई है। और एक में वो रजिस्टर जिसके चार्ज में रहता है वो अटेंडेंस क्लर्क होते हैं, वो रजिस्टर को मेंटेन करनी है जिसको फॉर्म डी कहा जाता है। फॉर्म डी के तहत ओपन कास्ट हो, सरफेस हो या अंडरग्राउंड हो, किसी भी जगह के व्यक्तियों का अटेंडेंस बनाने के लिए उसमें फॉर्म डी के तहत मेंटेन करते हैं। जबकि फॉर्म ए में डिजिटली जहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है उसमें एवरी पेज के लिए, एवरी पर्सन के लिए वो बनी रहती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस या डिजिटली जो मेंटेन करनी है फॉर्म ए के तहत करते हैं। तो ये बात 61 के 1 के तहत की गई है। और DGMS सर्कुलर 8/2020 में इसकी चर्चा की गई है। DGMS सर्कुलर 1/2017 में भी चर्चा की गई। तो यहाँ पर आप आंसर ए देंगे कि यहाँ पर देखिए अंडर लेबर लॉ रूल्स 2017 एंड DGMS सर्कुलर 1/2017 जो फॉर्म डी के तहत मेंटेन करने की बात कही गई है, चाहे माइंस रूल की जो 77 रूल नंबर है रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय या तो रजिस्टर ऑफ डेली अटेंडेंस, तो ये फॉर्म डी में मेंटेन करने की बात कही गई है। रजिस्टर फॉर एम्प्लॉय जिसमें एवरी पेज, देखिए यहाँ पर लिखी गई है क्या चीज़, ये एवरी पेज
कीपिंग सेपरेट पेज फॉर ईच पर्सन एम्प्लॉय इन द माइन। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पेज मेंटेन करने की बात कही गई है फॉर्म ए के तहत। और फॉर्म डी में जो है लोगों का एक ही पेज में कई लोगों का नाम रहता है जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जो 2017 की सर्कुलर है जिसमें कि सेपरेट पेज फॉर ईच पर्सन के लिए फॉर्म ए है और लिव रेस्ट के लिए फॉर्म ई है, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट सरफेस के लिए फॉर्म डी है और बी जो है वेजेस फॉर रजिस्टर के वेजेस का रजिस्टर बी है। तो इस तरह से हम लोग ये देख लिए। और ये रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन माइनिंग सेक्टर में ये बात मिस्टर सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल जो पहले की चैनल थी उस पर भी आप जा करके रोल ऑफ आईटी इन माइनिंग सेक्टर में जो डिजिटली अटेंडेंस सब जगह बनने की चल रही है प्रथा उसको 2020 में ही डीजीएमए सर्कुलर जो कि 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था उसको लेके आई है। तो 40 का CMR 40 का 3 में फॉर्म ए डिजिटली जिसमें कि आधार नंबर से लिंक करने के लिए बोला गया है। चलिए तो ये हम लोग देख लिए। अपन लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसको आप रीड करके और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर इंटरनल कंबस्शन इंजन स्ट्रोक। तो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होती है जिसमें आपको सही चूज करना है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होती है, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो। तो डीजल इंजन में जब हम लोग को क्या पहले उसके अंदर पिस्टन के अंदर क्या इंसर्ट होता है, तो हवा एयर को इंसर्ट किया जाता है और पिस्टन से इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो उसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाती है और जैसे ही डीजल के फुहारे उसके ऊपर भेजे जाते हैं तो वो जो है इग्नाइट हो जाती है और एक्सप्लोड होने के बाद लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस जनरेट करती है जिसके प्रेशर से जो आपकी आउटलेट वाल्व है वो खुलती है और जाकर के वो क्रैंक और जो शाफ्ट होता है उसको घुमाती है जिससे आप वर्क हमारे इंजन का के थ्रू जो है हमारा चक्का घूम पाता है। तो यहाँ पर करेक्ट द आंसर ऑफ आईसी इंजन चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इनटेक ही होती है। तो इनटेक होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो ये SCUM सेकेंड क्लास मेटल माइंस अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2021 में शायद ये फिर से पूछी गई है और जो कि SCUM 2024 में भी पूछी गई। तो इस तरह से आप आंसर ए को ही टिक लगाएंगे। आपके बगल में ये दिखाई दे रहा है 4 स्ट्रोक साइकिल जिसमें कि ये जो है इनटेक वाल्व ओपन है जिसमें कि जा रही है एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है और एयर फ्यूल मिक्सचर जा रही है। फिर यहाँ से ये जो पिस्टन होती है उसको क्या करती है, कंप्रेस करती है, जो कि कंबस्टन चेंबर कहा जाता है। तो ये देखिए दूसरे में जो है ये नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो एयर फ्यूल नीचे जा रहा है, मतलब कि इन हो रहा है और जैसे बॉटम में पहुंच जाती है तो फिर से ये जो है पिस्टन ऊपर की ओर जाना चालू करती है। तो जाती है तो उसमें इस दोनों वाल्व जो है बंद होते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद होते हैं। अब ये कंप्रेस होती है, इतनी कंप्रेस होती है कि ये फिर इग्नाइट हो जाती है। जो स्पार्क प्लग है पेट्रोल इंजन का है तो स्पार्क प्लग से इसको इग्नाइट भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है इग्नाइट हो जाती है और एक्सप्लोड होते जाते हैं। तीसरे जो कि एक्सप्लोजन स्पार्क प्लग से की जाती है जिसको देख रहे हैं कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस में चौथे में कन्वर्ट होती है। तो ये गैस के प्रेशर से ये पिस्टन नीचे की ओर जाती है और जो गैस होता है इससे आउटलेट वाल्व के थ्रू जो है बाहर की ओर निकलती है। तो यहाँ पर इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट ही जो है आपकी राइट चॉइस होगी। ए नंबर को टिक लगाएंगे। देखिए छठवां नंबर क्या कर रहा है, गियर यूज्ड फॉर लार्ज स्पीड रिडक्शन। लार्ज स्पीड रिडक्शन के लिए कौन सी गियर का इस्तेमाल करते हैं, तो गियर जो कि आप मोटर का कनेक्शन, जो हमारी मोटर होती है, मोटर का स्पीड 1200, 1400, 3000 RPM तक होता है और उससे हॉलेज का ड्रम घुमाते हैं या मोटर का पंप घुमाते हैं तो उतना स्पीड पर ही आप नहीं चलाना चाहते। तो उसके लिए मोटर और ड्रम के बीच में गियर लगाते हैं। मोटर और ड्रम, किसका ड्रम, बेल्ट कन्वेयर का ड्रम हो सकता है, उसके बीच में गियर लगाते हैं और वो गियर डिफरेंट टाइप का होता है जो डी.जी. देशमुख साहब अपने जो वॉल्यूम 3 है उसमें उसकी कई डिटेल्स दिए गए हैं जिसमें से एक जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है
चार जो ऑप्शन में दी गई है, कौन कौन सा ऑप्शन में दी गई है, वो पहला जो आप देख रहे हैं स्पूर गियर है। तो इसके सभी वीडियो मिस्टर सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोडेड है। मिस्टर सर 03 यूट्यूब चैनल को आप तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। इसके साथ आप अपनी तैयारी को डेली वीडियो देख करके एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएंगे। तो गियर्स यूज्ड फॉर द लार्ज स्पीड रिडक्शन, स्पूर गियर नहीं होती, वेबल गियर नहीं होते, वार्म गियर ही होती है, हेलिकल गियर नहीं होती, नन ऑफ दी इज। तो यहाँ पर मिसा सर माइनिंग क्लास जिसमें मशीनरी सिलेबस MSMC का मतलब कि मिसा सर माइनिंग क्लास की जो मशीनरी की सिलेबस जो पेज नंबर 16 में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वार्म गियर का आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है। वार्म गियर्स आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ सिस्टम एंड प्रोवाइड हाई रेशियो स्पीड रिडक्शन। तो हाई स्पीड रेशियो के लिए वार्म गियर का ही इस्तेमाल करते हैं। आप आंसर सी को टिक लगा सकते हैं। दे आर ऑफन टू प्रिफर्ड टाइप ऑफ गियर्ड सिस्टम व्हेन स्पेस इज लिमिटेड एंड द लार्ज गियर रिडक्शन आर नीडेड। वार्म गियर्स कैन बी यूज्ड टू आइदर ग्रेटली रिलीज टू टॉर्क। तो यहाँ पर जो वार्म गियर या फिर स्पूर गियर की बात करें तो मैं अगर सिलेबस को अगर शेयर कर दूं, जैसे ये दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर शेयर किया हूँ वार्म गियर। अगर इसको मैं बड़ा कर दूं स्लाइड शो की तहत तो और आपको अच्छे से नजर आएगी क्या चीज़ का। ये आपकी मिसा सर माइनिंग क्लास की जो सिलेबस है जो डीजे देशमुख साहब का ही कट पेस्ट है वार्म गियर में। दिस फॉर्म ऑफ गियरिंग इज स्पेशली कन्वर्टेड वेयर ए लार्ज स्पीड रिडक्शन इज रिक्वायर्ड विदाउट द यूज ऑफ लार्ज और कंबरसम स्पूल व्हील ट्रेन्स। तो कंबरसम स्पूल ट्रेन्स का उपयोग किए बिना आप वार्म गियर के साथ से बहुत बड़ी स्पीड को कम स्पीड में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो ये आपको दिखाई दे रही है वार्म गियर जिसका कट पेस्ट यहाँ पर दिया हुआ हूँ, और नीचे में जो दिखाई दे रही है डिफरेंट टाइप का गियर्स का पिक्चर दिखाई दे रहा है जो कि ये 132 नंबर के क्वेश्चन में 2021 में भी पूछी जा चुकी है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का गियर हुआ, जो स्ट्रेट वेबल गियर हुआ या स्पायरल गियर हुआ या फिर बेवल गियर हुआ, तो ये स्पूर गियर, वार्म गियर और रैक एंड पिनियन गियर डिफरेंट टाइप के गियर है जिसको अपन लोग सिलेबस के दौरान डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं कौन सा अपन लोग अगले प्रश्न पर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये मैं पहुंच गया कौन सा 6वें नंबर पर जिसकी आंसर हम लोग सी दे चुके हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या करा, एन इमेजनरी सर्कल विच बाय स्पूर रोलिंग एक्शन गिव्स द सेम मोशन एज द एक्चुअल टूथेड गियर। तो ये क्या कहलाती है, मैं इसको अगर बड़ा कर दूं स्लाइड शो के तहत तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक काल्पनिक सर्कल जो स्पोर रोलिंग एक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है, काल्पनिक सर्कल जो स्पोर रोलिंग एक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है, पूर रोलिंग एक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है, वो सेम मोशन देती है एज द एक्चुअल टूथेड गियर। तो यहाँ पर एक्चुअल टूथेड गियर जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाली अगर है एक्चुअल टूथेड गियर जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, तो इसका जो आपका सेम रोलिंग मोशन जो देता है, जैसे यहाँ पे सर्कल जो दिखाई दे रही है, ये वाली बाहरी जो आपको एज के पास जहाँ से टीथ टर्न हुई रहती है, टिथ मुड़ी हुई रहती है, वहां से गुजरने वाली जो सर्कल होती है वो कहलाती है पिच सर्कल, देख रहे होंगे। और बाहरी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आउटर सर्कल बोली जाती है, जो टिथ के टॉप से होती हुई गुजरती है उसको आउटर सर्कल बोलते हैं। और जो टिथ का बॉटम से जो ठीक ऊपर होता है जहां पर वो कनेक्टेड होती है, तो वो वाली जो सर्कल है, टिथ का जो बॉटम होता है, उस जो सर्कल वो बनती है वो कहलाती है क्या चीज, इनर सर्कल या रूट सर्कल कहलाती है। तो यहाँ पर जो पिच सर्कल ही होती है जो कि मोशन प्रदान करती है, इसका मोशन को इसमें ट्रांसफर करती है जिससे स्पीड रिड्यूस होता है। तो ये पिच सर्कल, यहाँ पर भी पिच सर्कल दिया हुआ है और आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसके लिए भी पिच सर्कल दिया जाता है। तो यही जो है उसको मोशन प्रदान करती है। और उसके साथ इस सर्कल के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है टिथ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एडेंडम बोलते हैं। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इनर सर्कल और पिच सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है डिडेंडम बोला जाता है। और यहाँ पर जो कॉर्नर होती है टिथ का, जो डेप्थ का जो कॉर्नर होती है उसको फिलेट बोला जाता है या रूट बोला जाता है। और जो टॉप होती है उसको टॉप लैंड बोला जाता है। तो इस तरह से आप होल डेप्थ भी देख सकते हैं कि टिथ का होल डेप्थ क्या होता है। और ये कोडोलर
टूथ थिकनेस, जो टूथ का थिकनेस एक बॉटम में जो होती है उसी को कोर्डल टूथ थिकनेस बोलते हैं, और जो टॉप वाला होती है सर्कुलर टूथ थिकनेस बोला जाता है, जो सर्कुलर पीच पर जो टीथ दिखाई देती है। तो इस तरह से एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, पीच सर्कल, क्लियरेंस सर्कल। क्लियरेंस सर्कल किसके किसके बीच होती है? तो देखिए ये जो बॉटम होता है किसका, टीथ का जो बॉटम होता है और उसके बीच का जो क्लियरेंस दिखाई दे रहा है, जो अंदर वाली जो सर्कल है उसके बीच में गैप हमको दिखाई देती है। देखिए गैप थोड़ी सी बची रहती है, इसका टीथ इससे सटता नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे, दोनों टीथ जब संपर्क में आते हैं तो थोड़ा सा गैप दिखाई देता है। दैट सर्कल इज नोन एज द क्लियरेंस सर्कल। ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 7 आप कौन सा आंसर इसका चूज किए हैं? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिच सर्कल ही होती है जो मोशन को एक गियर से दूसरे गियर में ट्रांसफर करती है, एक ओपिनियन से दूसरे ओपिनियन में ट्रांसफर करती है। 8 नंबर आते हैं। कोर एंड कैविटी इन द मोल्ड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो कोर और कैविटी जब मोल्ड का मैन्युफैक्चर जो की जाती है वो किससे तैयार होती है? कोर और कैविटी किससे तैयार करती है? जैसे कि जब आप मोल्ड तैयार करते हैं तो मोल्ड तैयार करते समय उसमें कई डिफरेंट शेप, मोल्ड का मतलब क्या हुआ? मोल्ड मतलब हुआ जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सैंड की तैयार की जाती है जो स्ट्रक्चर होता है। कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ए लिक्विड मटेरियल इज यूजुअली पोर्ड इनटू द मोल्ड। मोल्ड में जो लिक्विड मटेरियल होती है उसको आप पोर करते हो तो वो कास्टिंग कहलाती है। विच कंटेन्स ए हॉलो कैविटी, यही जो मोल्ड होती है जिसमें गड्ढा होता है, हॉलो कैविटी होती है ऑफ द डिजायर्ड शेप, वो डिजायर्ड शेप की होती है। और वो तैयार करते समय जब सैंड का आप तैयार करते हो, उसमें गड्ढा तैयार करते हो, तो वो गड्ढा किससे तैयार करते हो वो पूछ रहा है। तो हॉट डाई स्टील का तैयार करते हो, ध्यान रखिएगा, हॉट डाई स्टील उसमें डाल करके मोल्ड तैयार की जाती है जिससे कि हमारा कैविटी तैयार होता है या कोर तैयार होता है। एंड देन अलाउड टू सोलिडिफाई, तो वो विच कंटेन्स ए हॉलो कैविटी ऑफ द डिजायर्ड शेप, जिसमें हॉलो कैविटी होती है और वो डिजायर्ड शेप का होता है। और उसी में फिर जब आप कास्टिंग करते हो तो उसमें लिक्विड मटेरियल को पोर करते हो, अलाउड टू सोलिडिफाई, और उसको सोलिडिफाई होने, ठंडा देने होने के लिए छोड़ देते हो। द सोलिडिफाई पार्ट इज का आल्सो नोन एज द कास्टिंग। जो सोलिडिफाई पार्ट जो आपको तैयार हो जाती है उसी को आप कास्ट आयरन या कास्ट मटेरियल कहते हो। विच इज इजेक्टेड और ब्रोकन आउट ऑफ द मोल्ड, जिसको निकालने के लिए मोल्ड को क्या कर देते हैं? ब्रोकन कर देते हैं। तो आप जान गए हॉट डाई स्टील, कोर कैविटी मोल्ड के अंदर जब तैयार की जाती है, मोल्ड बनाने समय, तब आप उसका इस्तेमाल करते हो। कूलिंग मीडिया इज यूज्ड इन इंजेक्शन मोल्डिंग। 9वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। कूलिंग मीडिया इज यूज्ड इन इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग में कूलिंग मीडिया का उपयोग कौन सा होता है? वाटर एंड ऑयल। तो वाटर एंड ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है, आंसर ये आप टिक लगा सकते हैं। द 10 नंबर देखिए, द चैनल मशीन्ड इन द मोल्ड प्लेट टू कनेक्ट द स्क्रू विथ द गेट इज। तो चैनल जहां मशीन की जाती है मोल्ड प्लेट में, वो कनेक्ट की जाती है स्क्रू के सहायता से। कनेक्ट द स्क्रू विथ गेट इज, गेट से जो कनेक्ट की जाती है वो रनर कहलाती है। तो 10वां नंबर में आप रनर जान गए। इसकी एक वीडियो और पहले से अपलोडेड है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में, तो वहां पर भी आप जाकर के दे सकते हैं। स्क्रू गेट रनर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, जैसे कहेंगे तो निकल जाएगी। 11वां नंबर देखिए, SCUM 2024 का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है? मैच द मिनिमम लाइट इन लक्स विथ देयर रिस्पेक्टिव प्लेस इन माइंस। तो ये जो टेबल दिखाई दे रही है DGMS सर्कुलर 2016 और GSR 981 जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग 178 रेगुलेशन के तहत बनी है, इस टेबल को आपको पहले भी बता चुका हूं कि अच्छे से याद कर लेना है। इसमें से 3 से 4 प्रश्न हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो ओवरमैन माइनिंग सरदार हो या फिर सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ पर इंजन रूम में आपको कितनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइट मिनिमम की जरूरत पड़ती है? तो 30 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। इंजन रूम 3rd रो सर्कुलर में आप जब देखेंगे तो 3rd रो में देखिए, हॉलेज जंक्शन, कपलिंग, अनकपलिंग अप टॉप, इंजन एंड मोटर रूम 30 लक्स हॉरिजॉन्टल। उसी तरह से स्टोइंग गोफ में जो है ए नंबर 10 लक्स की जरूरत पड़ती है। इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं स्टोइंग 11th रो में, तो 11th रो में एरिया अंडर फिलिंग स्टोइंग जनरल वर्किंग एरिया 10 लक्स की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग कन्वेयर की जब बात करते हैं तो 30 लक्स हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है तो अलोंग कन्वेयर के लिए 7th रो GSR में जब देखते हैं तो कन्वेयर अलोंग CHP अदर्स प्लेसेस पे 20 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। तो आप अलोंग कन्वेयर में 20 लक्स हॉरिजॉन्टल देंगे और फर्स्ट एड स्टेशन में आप 50 लक्स हॉरिजॉन्टल देंगे, जिसकी चर्चा फर्स्ट एड स्टेशन में 4th रो में की गई है GSR का। तो ये 50 लक्स हॉरिजॉन्टल जरूरत पड़ती है। चलिए आते हैं इस तरह से इस टेबल को याद करके आप 3 नंबर पक्का कर लीजिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। 12वां नंबर पढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन HEMM वर्क प्लेस। HEMM वर्क प्लेस पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग क्या होती है, तो इसके लिए आप रेफरेंस में देख सकते हैं 981 का फर्स्ट रो में ही दिया हुआ है। 981 का फर्स्ट रो में आप पढ़ते हैं वर्क प्लेस ऑफ HEMM मैनुअल वर्क प्लेस, तो 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल। दीवार पर फेस पर ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, जहां फेस पर कोयला को या बेंच के फेस को देखनी रहती है, झूला या जो ओवरहैंग होता है उसको देखने के लिए, या अन्य मशीन को फेस से ज़्यादा डेंजर होती है, इसलिए 25 लक्स वर्टिकल ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। आंसर ए को आप टिक लगाएंगे, 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, जो कि पहले मैं पहला प्रश्न के तौर पर इसको बोर्ड में समझा चुका हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर इन रेगुलर यूज सेल अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ नॉट ग्रेटर देन ईयर्स एंड ए शॉर्टर इंटरवल इफ नेसेसरी। कहने का मतलब कि जो मैं सस्पेंशन गियर आज पहला क्वेश्चन के तौर पर जो बोर्ड पर बनाया हूं, जिसमें कि केज आती है, रोप चेन, केज चेन आती है, ट्रायंगुलर प्लेट आती है, सेफ्टी हुक आती है, रोप केपल आती है, और रोप से लेकर केज तक के बीच के जो असेंबली होती है उसी को आप सस्पेंशन गियर कहते हैं। और आप कितने साल के अंदर में इसके सभी पार्ट को बदल देने का काम कही गई है, तो इसके संबंध में जो CMR 86 का 2 है जिसमें सस्पेंशन गियर की बात की गई है, उसमें 6 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप आंसर सी को टिक लगाएंगे। तो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, जिसमें कि केज के चेन, ट्रायंगुलर प्लेट और साथ में रोप कैपल और सेफ्टी हुक दिखाई दे रही है। आते हैं अगले प्रश्न पर, 15वां नंबर का। क्या कह रहा है, ड्रॉप वार्विक आर एस्टेब्लिश्ड एट। ड्रॉप वार्विक कहाँ एस्टेब्लिश्ड की जाती है, बिलो, ए नंबर कह रहा है बिलो द ब्रो ऑफ इंक्लाइन, बी कह रहा है नियर द बॉटम, सी कह रहा है नियर द बॉटम एंड बिलो द इंटरवल लेवल, डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, ई कह रहा है एट इंटरवल 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ड्रॉप वार्विक क्या होती है, हॉलेज रोडवे में एक सेफ्टी डिवाइसेस है जिसका DG देशमुख साहब ने अपना जिक्र किया है। दिस इज ए इंटेंडेड फॉर अरेस्टिंग फॉरवर्ड रनवे, यानी आगे बढ़ते हुए जो लूज होती है, टब होती है, उसको एक्सीडेंट किसी को चोट ना करा दे, इसके लिए रोकने के लिए बीइंग प्लेस्ड बिलो द ब्रो ऑफ इंक्लाइन, जो स्थापित होती है इंक्लाइन के ब्रो के नीचे में, एंड ऑल्सो नियर द बॉटम, और बॉटम में स्थित होती है, एंड बिलो इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के बिलो भी स्थित होती है। तो इस तरह से ऑल ऑफ द एबव आप डी नंबर को टिक लगा के जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये प्रॉप लगी हुई है जो साइड में लगी होती है, ट्रैक लाइन के एक किनारे में लगी रहती है, जिसको एक ऑपरेटर लीवर से ऑपरेट करता है। जैसे ये ऑपरेट नीचे दबाता है तो ये जो हिंज्ड जो आपको प्रॉप दिखाई दे रही है, जो आप बार कह सकते हैं, बार जो दिखाई दे रही है यहाँ से खुल जाती है और जा करके ट्रैक लाइन में गिर जाती है, जिससे आता हुआ जो सेट ऑफ ट्रब होता है वो फॉरवर्ड रनवे के केस में ये यहाँ पर रुक जाती है और डिरेल्ड हो जाती है। यहाँ पर काम कर रहे वर्कर सेफली काम करते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता या फिर उनसे उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आप यहाँ पे टिक लगा चुके हैं। 15 का कौन सा नंबर, डी नंबर। 16 नंबर में आइए, क्लिफ्टन पुली इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज। क्लिफ्टन पुली कौन से हॉलेज में होती है, तो जो पढ़े हैं तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। ए नंबर डायरेक्ट हॉलेज, बी नंबर इनलेस हॉलेज, सी नंबर मेन हॉलेज, डी नंबर ग्रेविटी हॉलेज, ई नंबर टेल हॉलेज। तो यहाँ पर आप इनलेस हॉलेज, इसकी रेफरेंस आप अगले पेज पे दे सकते हैं कि ये DG देशमुख साहब ने सी पुली या क्लिफ्टन पुली के नाम से दिया हुआ है। जो ड्राइविंग पुली ऑफ एन, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, ड्राइविंग पुली ऑफ एन इनलेस हॉलेज इज ए क्लिफ्टन पुली। सी पुली और सर्ज व्हील भी उसी को कहते हैं, एंड इज ऑफ ए स्पेशल शेप का रहता है सर्ज व्हील। तो आप ये देख रहे हैं कि इस पिक्चर में आपको सर्ज व्हील क्लिफ्टन पुली दी गई है। ये पुली जिस पर कि रोप ऑन सर्ज व्हील कहा गया, रस्सा इसी से हो करके इनलेस हॉलेज में जाती है। तो ये इनलेस हॉलेज का पिक्चर है, जिसकी मशीनरी जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है, जिसमें पूरी डिटेल्स उसमें अवेलेबल है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। 2021 के भी क्वेश्चन अपलोडेड हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। फ्लीट एंगल
इज ए फ्लिट एंगल क्या होती है? एंगल बिटवीन द रोप हेड गियर पुली, बी जो है एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली एंड रोप व्हेन एक्सट्रीम पोजीशन ऑन वाइंडिंग ड्रम। तो आंसर यही होगी, एंगल होती है फ्लिट एंगल किसके बीच का? पुली का जो वर्टिकल प्लेन होता है उसके, और रोप जब वाइंडिंग ड्रम पर एक्सट्रीम पोजीशन में होती है तब उन्हीं दोनों के बीच के एंगल को फ्लिट एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लान दिखाया गया है, हेड गियर पुली दिखाई गई है, जिस पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वर्टिकल प्लेन है। ये क्या है? वर्टिकल प्लेन है। एक लाइन मत समझिएगा, ये क्या है? एक वर्टिकल प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हेड गियर पुली के सेंटर से गुजरी हुई है। और एक ये जो है रस्सा है, वाइंडिंग रोप है, जब वो एक्सट्रीम पोजिशन में है, कहने मतलब पूरी तरह से इसमें लपेटी हुई है, केज जो होती है पीठ टॉप पर होती है तब ऐसा होता है। और ये वाली रस्सा जो पीठ बॉटम पर है, इसका केज उस समय दिखाई गई है जिसमें केवल 2 पंथे बचे हुए हैं, 2 टर्न्स बचा हुआ है रस्से का। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे रस्से होती है और ये जो आपको वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली होती है, उनके बीच का एंगल को आप कहते हैं क्या चीज? फ्लिट एंगल। तो यहां पर 2 फ्लिट एंगल की बात करते हैं, एक इनसाइड फ्लिट एंगल होती है और एक आउटसाइड फ्लिट एंगल होती है। आउटसाइड फ्लिट एंगल में हम लोग जब अपना डोली बॉटम में रहता है और पंथे पर रस्सा 2 फेरा बचा रहता है तो उसको हम लोग 2 फेरा आउटसाइड, इसलिए इसको बोला जाता है आउटसाइड, क्योंकि ये सबसे किनारे में होती है, ड्रम के किनारे में होती है, इसलिए इसको आउटसाइड फ्लिट एंगल बोलते हैं। और ड्रम के अंदर में पूरी रस्से लपेटी हुई रहती है, इसलिए इसको इनसाइड फ्लिट एंगल बोलते हैं। तो दोनों देख लिए। तो आप बी नंबर 17 का बी नंबर को टिक लगा दिए। 18वां नंबर पे आते हैं, एवरी इंजन फॉर वाइंडिंग शैल बी सो सिचुएटेड इन रिलेशन टू द हेड गियर दैट द वाइंडिंग रोप शैल नॉट इन एक्सट्रीम पोजिशन subtended in either direction and angle dash dash with the plane of the sieve or pulley used in the connection with the rope। कहने का मतलब कि प्रत्येक इंजन जो वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है इस तरह से स्थापित होगी हेड गियर के रिलेशन में, जिसमें कि वाइंडिंग रोप जो होगी वो नहीं होगी, क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पर जब सबस्टेंडेड आइदर डायरेक्शन एंड एंगल, जब एंगल वो कितनी डिग्री से अधिक नहीं होगी, प्लेन ऑफ द सिव और पुली यूज्ड इन द कनेक्शन विद द, कितना डिग्री, कहने का मतलब हेड फ्लिट एंगल जो ऊपर में पड़े उसमें कितना डिग्री से वो अधिक नहीं होगी, तो 1.5 डिग्री ये तो से अधिक नहीं होगी। यहां पर आप ए नंबर को टिक लगाएंगे तो जैसे ही टिक लगाते हैं गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बी नंबर में आपको भी दिया है, देख लीजिए 0.0261 रेडियन, तो ये रेडियन में दी गई है। तो रेडियन देने पर आपको एक बार चेंज कर लेना होगा, उसकी फार्मूला क्या होती है? डिग्री इंटू पाई बटे 180, जो कि आपको इसमें भी दिया गया है। तो डिग्री ग्रेटर देन 1.5 इंटू पाई बटे 180 ये रेडियन में दी गई है, जिसको कैलकुलेट करेंगे 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 रख करके जब निकालेंगे तो आपको 0.0261 ही आएगा। तो इस तरह से सी भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, लेस देन 1.5 डिग्री तो नहीं होगी यहाँ पर। तो ई नंबर ए बी सी को ही टिक लगाएंगे, जिसकी 78.3 कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट में बात की गई है। साथ ही मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो मशीनरी की सिलेबस है जिसमें पेज 99 में इसकी जिक्र हम बहुत अच्छे से किए हुए पूरे डिटेल के साथ। आते हैं अगले प्रश्न पर, वहां पर भी आप जाके चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द ग्रुप्स ऑफ सीव्स और पुली यूज्ड इन द वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शैल बी सिचुएटेड टू द डायमीटर ऑफ द लॉक्ड कॉइल रोप एज फॉलोइंग साइज। तो जो यहाँ पर सिव, जिसको हेड गियर पुली, जिसको बोर्ड में मैं बनाया, उसका ग्रूव जो होता है, गड्ढा जो होता है जिसमें कि वाइंडिंग रोप लगी होती है और वाइंडिंग जो हेड गियर होता है उसके टॉप में रहती है, इस तरह से सिचुएटेड होगी कि उसका ग्रूव का डायमीटर जो होगी लॉक्ड कॉइल रोप का के लिए कितना होगी? तो रेडियस ऑफ रोप प्लस 500, अगर रेडियस ऑफ रोप आपकी 2 इंच है तो उसमें 5% आप और एड करेंगे, 5 सेंटीमीटर है तो उसमें 5% और एड करेंगे, क्या? रेडियस ऑफ रोप, बी नंबर का रेडियस ऑफ रोप प्लस 10%, रेडियस ऑफ रोप 15%, रेडियस ऑफ रोप 20%। तो जब आप बात करते हैं CMR 78 का 5 2017 का, जिसमें SCUM सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है, 2024 में भी रिपीट की है। 78 का 5 रेगुलेशन के तहत DGMA सर्कुलर 68/1973 में ये बात कही गई है, लॉक्ड कॉइल रोप, होइस्ट रोप जो होती है उसका रेडियस ऑफ रोप प्लस 5%, पुली ग्रुप्स के बारे में बोली गई। उसी तरह से जो फ्लैटेंड स्टैंड रोप होती है, रेडियस रोप प्लस 10%, तो पुली ग्रूव का इतना ग्रूव होनी चाहिए। तो आंसर ए को टिक लगाइए। 20 नंबर आखिरी प्रश्न पर मैं आता हूं, इसके आगे अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल वाइंडिंग इंस्टॉलेशन एट द माइन, द
trade should imply support the rope and a support up to dash dash on the groove is considered satisfactory। कहने का मतलब कि जो वाइंडिंग इंस्टॉलेशन के रिस्पेक्ट में जब माइन में स्थापित की जाती है तो रोप के सपोर्ट के लिए जो हेड गियर पुली का जो ग्रूव होता है उसमें जो सपोर्ट इस्तेमाल की जाती है, ट्रेड इस्तेमाल कर जाती है, तो वो जो ग्रूव होती है वो ग्रूव में जो ट्रेड इस्तेमाल की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइंडिंग इंस्टॉलेशन एट द माइन द ट्रेड शुड एम्प्लाई सपोर्ट द रोप एंड ए सपोर्ट अप टू डैश डैश ऑन द ग्रूव इज कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री। ग्रूव में वो कितना सेटिस्फैक्ट्री कंसिडर की जाती है। तो इस संबंध में भी डीजीएम सर्कुलर का 1973 का 68 नंबर में ये बोला गया है। दूसरा नंबर में मेरे कर्सर पर आप देख सकते हैं कि द ट्रेड और ग्रूव शुड एम्प्लाई सपोर्ट ऑफ रोप एंड सपोर्ट अप टू 120 डिग्री ऑन द ग्रूव इज कंसिडर सेटिस्फैक्टरी। तो आप यहां पर आंसर सी को टिक लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने जो मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल है उसको लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हर दिन जो वीडियो अपलोड हो रही है उसको देख करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके और सर्टिफिकेट गेन करके एग्जामिनेशन को निकाल करके प्रमोशन पा सके। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।